नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और आज के दिन आई है मॉनेटरी पॉलिसी। इसके साथ साथ वीकेंड भी है, तो आपको वीकेंड की किस तरह तैयारी करनी चाहिए इसका भी आज जायजा होगा शो पर। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। आरबीआई ने महंगाई और ग्रोथ का अनुमान बरकरार रखा। यहाँ पर आपको बता दें कि गवर्नर ने कहा है कि दूसरी और तीसरी तिमाही में भी महंगाई लक्ष्य के ऊपर रहेगी। अगस्त में ओटीटी पर धमाका, एक्शन, रोमांस, सस्पेंस, थ्रिलर, देशभक्ति से भरपूर होंगी फिल्में और वेब सीरीज। ईपीएफ की कमाई से कैसे मिले पेंशन, बताएंगे आज आपको हमारे एक्सपर्ट। साथ ही बताएंगे आपको कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। आप हमें सवाल अपने भेज सकते हैं 9619873567 पर, जहां पे हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। शो की शुरुआत करेंगे आरबीआई की पॉलिसी के साथ, जहां पर हमने देखा कि रेपो रेट लगभग 50 बीपीएस और इस बढ़ोतरी के साथ अब 5.4% पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। जहां तक हम देखें तो मई के बाद ये तीसरी बढ़ोतरी होगी और रेपो रेट अगर हम देखें तो प्री कोविड स्तर पर एक बार फिर से पहुंच गया है। अगस्त 2019 के बाद हमने देखा कि ये लेवल आया है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच आरबीआई पॉलिसी की तमाम बड़ी बातों के बीच आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, आपका कर्ज कितना महंगा होगा, बॉन्ड यील्ड्स अब कहां पर आपको थमती हुई दिखाई दे रही है, किस तरह से इस पॉलिसी को देखें और इसे देखने के बाद आगे आने वाली पॉलिसीज को लेकर आपको क्या संकेत मिल रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरा एसेट मैनेजमेंट की सीईओ फिक्स्ड इनकम महेंद्र जाजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड के सीईओ सुरेश सोनी और शेर खान बाय बीएनपी पारिबा के गौतम कालिया। आप तीनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। सुरेश जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि जानना होगा कि आप आरबीआई की इस पॉलिसी को कैसे देखते हैं। तमाम एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कड़े कदम और फ्रंट लोडिंग का सहारा लेकर आने वाली क्राइसिस से जूझने का एक तरीका बनाया जा रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था को मौजूदा स्तर पर देखते हुए, महंगाई को मौजूदा स्तर पर देखते हुए ये कदम आपको कैसे समझ में आ रहा है? देखिए, रिजर्व बैंक ने जो पॉलिसी रेट हाइक करी है वो ब्रॉडली एक मार्केट की एक्सपेक्टेशन की लाइन में ही है। रिजर्व बैंक पहले से ही पॉलिसी रेट हाइक कर रहा है और आज उन्होंने एक फर्दर रेट हाइक करी है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो थी वो 0.35% के आसपास थी, लेकिन हाइक थोड़ी सी उससे ज्यादा आई है 0.5%। सो ये कंटिन्यूएशन है और वैश्विक बाजारों में सब जगह हम लोग रेट हाइक का ही माहौल देख रहे हैं। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल के हिसाब से सारे सेंट्रल बैंक रेट हाइक कर रहे हैं, तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं है। अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, लेकिन महेंद्र जी, क्या ये आने वाले वक्त के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी है? क्या इसके बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी थोड़ी सी धीमी हो जाएगी या और अग्रेसिव होगी? आज जो गवर्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो स्टेटमेंट दिए, उसके हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि आगे जाके भी फर्दर रेट हाइक्स रहेंगे, क्योंकि उनका जो इन्फ्लेशन टारगेट है फॉर द फुल ईयर 2022-23 6.7% है। और आप देखिए लास्ट जो क्वार्टर है, क्वार्टर 4 ऑफ 23, उसमें भी जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो 5.8% है। तो यदि आरबीआई न्यूट्रल भी आना चाहता है तो भी रेपो रेट 5.8 के आसपास, 5.75 की लोग बात करें, तो मेरे ख्याल से अभी 1 से 2 रेट हाइक तो कम से कम होने चाहिए आगे जाके। और आज के पॉलिसी के पहले मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन था कि ग्लोबल मार्केट्स में जो कमोडिटी प्राइसेस में करेक्शन हुआ है, स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल प्राइसेस में घटाव आया है और जो बॉन्ड यील्ड्स ग्लोबली थोड़े से सॉफ्ट हुए थे, उसको देख के मार्केट में एक्सपेक्टेशन था कि शायद आज एक गाइडेंस मिलेगा कि शायद रेट हाइक आगे जाके थोड़ा स्लो डाउन होगा। लेकिन आज के कमेंट्स और गाइडेंस को देख के लगता है कि आगे भी 1 और 2 रेट हाइक हो सकते हैं। और आज शाम को जो यूएस में एम्प्लॉयमेंट नंबर आए हैं वो काफी एग्रेसिव है, काफी जबरदस्त है। तो उसको देख के लगता है कि ग्लोबल मार्केट्स में भी जो एक माहौल बन रहा था कि शायद फेड उतनी एग्रेसिवली आगे जाके रेट हाइक ना करे, अभी लगता है कि
रेट हाइक्स चलते रहेंगे थोड़े टाइम के लिए। मुझे आपसे एक बात ये समझनी है महेंद्र जी कि ये जो हम ज़रूरत से ज़्यादा कड़ा स्टैंड, अगर मैं इसको कह सकूं, है कि नहीं, आप बताएंगे, फ्रंट लोडिंग के लिहाज से मैं समझना चाह रही हूं, ये रणनीति आरबीआई की आपको सही लग रही है? क्या वाकई इस तरह के रेट हाइक की ज़रूरत हमें वाकई पड़ गई है या एहतियातन आरबीआई ऐसा कर रहा है? मैं बोलूंगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, बिकॉज अभी आज के जैसे पॉलिसी में आपने देखा कि आरबीआई ने बार बार रुपये के बारे में जिक्र किया, करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में जिक्र किया, ग्लोबल पॉलिसी जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में जिक्र किया। तो मेरे ख्याल से गवर्नर साहब ने अपने कॉन्फ्रेंस में एक बार ये भी बोला कि 50 बेसिस पॉइंट्स इज द न्यू नॉर्मल। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स है। और एक उन्होंने ये भी बोला कि जहां तक उनकी प्रोजेक्शन जा रही है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी पिछले 6 महीने से 6% जो उनका अपर बैंड ऑफ टॉलरेंस है उससे ऊपर है, और अगले 9 से 12 महीने में भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है कि इन्फ्लेशन उनके टारगेट रेंज से नीचे आ जाएगा। तो एक मैं बोलूंगा कि जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। और एक इसमें कुछ तो ऑब्जेक्टिविटी है, कुछ एहतियात का भी सेंटिमेंट है, बिकॉज बड़ी कोशिशों के बाद, और हमने पिछले 2 साल में कोविड और उसके बाद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और आगे जाके फिर अभी चाइना ताइवान का कुछ इशू बन रहा है, तो बड़ी कोशिशों के बाद आज भारत इस एक स्थान पे है कि भारत को सारे विश्व में सबसे तेज गति से ग्रोथ करने वाला देश माना जा रहा है। हमारा करेंसी बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है या कंपेरेबल कंट्रीज है उनके मुकाबले में काफी कम डेप्रिशिएट हुआ है, और आगे काफी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है। तो इतने अच्छे स्टेज पे आके उसको थोड़े से 25 बेसिस ब्याज दर के लिए उस माहौल को कमजोर नहीं करना है, तो उसमें एक आप एहतियात का भी माहौल बना सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा फोरसाइटेड मूवमेंट है, और मैं तो प्रशंसा करूंगा आरबीआई की, उन्होंने एक प्रीएम्प्टिव स्टेप लिया, तो इट्स गुड फॉर द कंट्री। बिल्कुल। लेकिन हमारी जेब के लिए कैसा होगा, कितना अच्छा होगा? गौतम, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? अब किसी ने अगर कर्ज ले रखा है, गाड़ी ले रखी है कर्ज पर, घर ले रखा है, होम लोन चल रहा है, अब लेने वाले हो, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ने वाला है? कुछ कैलकुलेशन अगर आप हमें बता सके कि आपकी ईएमआई अब कितनी बढ़ेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। जी, तो मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। एक, अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया है 20 साल के लिए और आपका रेट चल रहा था 7.5, और ये अभी जो रेट हाइक का दौरा चल रहा है उसमें अगर आपका इंटरेस्ट रेट 7.5 से 8% हो गया, तो आपका जो मंथली ईएमआई 80,000 के आसपास की है वो 83,000 के आसपास बढ़ जाएगी। तो मतलब आपको 3,000 रुपए महीने के ज्यादा पड़ेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है अगर आप 1 करोड़ का होम लोन लें। अभी मैं पर्सनल लोन के बारे में बताता हूँ। पर्सनल लोन में अगर आपने मानिए 3 साल का पर्सनल लोन लिया है 14% पे 1 लाख 3 साल का, वहां पे आप 3,400 रुपए दे रहे हैं महीना, और वही चीज मैंने 15% कर दी, 1% से बढ़ा दिया। वही चीज 1 लाख का लोन वो 3,000 की जगह आपका 3,400 3,500 हो जाता है। तो आपको वहां पे 500 रुपए और देने पड़ते हैं। तो जब भी कोई भी अभी गाड़ी या घर या पर्सनल लोन ऐसा कोई ले रहे हैं, तो उनको बस यही ध्यान रखना है कि जो भी ईएमआई सोच के वो ले रहे हैं, या तो वो ये ध्यान रखें कि जितना वो बचा सकते हैं उसका 80-90% ही ईएमआई होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जाके और ज्यादा बढ़ सकता है। जैसे आपने सुना अभी 50 बिप्स 60-70 बिप्स भी हो सकता है। तो एंड वही इंडिकेशन आ रहे हैं हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स। तो वो इंडिकेशन ध्यान में रख के ये याद रखना पड़ेगा कि ईएमआई आपका बढ़ सकता है। अगर आप घर ले रहे हो, जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया, उसमें आपका जो अमाउंट बढ़ रहा है ईएमआई में वो सिर्फ 3,000 से बढ़ रहा है, मगर 20 साल में आप 7 लाख रुपए और दे रहे हैं इंटरेस्ट में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप लोन ले।
चलिए, क्या क्या बातें और ध्यान में रखनी चाहिए लोन लेते वक्त, किस तरह पैसे बचाने चाहिए, किस तरह निवेश की रणनीति बनानी चाहिए, आगे चलकर जानेंगे हम गौतम से। लेकिन सुरेश जी देखिए, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर हम विदेशी बाजारों की तुलना में देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे बाजार बहुत ज़्यादा मुश्किल या चुनौतीपूर्ण माहौल में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब विदेशी बाज़ारों का जो इम्पैक्ट पड़ता है हम पर, वो कितना सीमित होगा, क्योंकि भले ही हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग जॉब्स रिपोर्ट आज आती हुई दिखाई दी है हमें यूएस में, लेकिन आप देखिए तमाम तरह की जो अटकलें हैं, परेशानियां हैं, चुनौतीपूर्ण माहौल है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, वो जस का तस है। रशिया यूक्रेन ख़त्म नहीं हुआ कि अब आपके पास चीन, ताइवान और यूएस में तनातनी बन गई है। तो गतिविधियां और समीकरण तो अभी भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है अगर हम ग्लोबली कंसिडर करें। जो पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग माहौल हमें हमारी ग्रोथ अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहा है, ये आगे कितने समय तक ये इसी तरह से स्मूथली चलेगा, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। सप्लाई कंसर्न्स पहले से ही थे, अब और बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था ने काफी मजबूती से इस सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटी का सामना किया है पिछले कुछ महीनों में, और हमें नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। इंटरेस्ट रेट की हाइक के बावजूद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ प्रोजेक्शन सेम के सेम रखे हैं। इनफैक्ट पहली बार आप देखेंगे तो पिछले 3-4 साल में क्रेडिट ग्रोथ का स्तर जो है, भारतीय बैंकिंग सेक्टर की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 14% पे है, कंपेयर टू 7-8% जो ये पिछले 3 साल में चल रही है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, अगर आप देखें हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जो हम बोलते हैं, आप अगर देखिए जीएसटी कलेक्शन देखिए, आप हमारी ऑटो के प्रोडक्शन देखिए, या फिर आप वेटिंग लाइन देखिए सारे ऑटोमोबाइल वगैरह के लिए, या नरेगा क्लेम्स देखिए, उन सब से अंदाज होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूती से बढ़ रही है। इम्पैक्ट ऑफ कोर्स पड़ता है जब बाहर की वैश्विक व्यवस्था के अंदर में अगर अनसर्टेनिटी का माहौल होता है, तो उसका इम्पैक्ट हमें दो तरीके से पड़ता है। एक तो फ्लोज के थ्रू, जहां पे कि पिछले कुछ 8-10 महीनों में आपने देखा होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया से पैसा निकाला है, लेकिन आप देखेंगे आप अगर कुछ पिछले महीने भर में, तो वो भी रुक गया है। इनफैक्ट उन्होंने नेट बाइंग शुरू कर दी है। तो एक तो हमारे पोर्टफोलियो फ्लोज के ऊपर फर्क पड़ता है, और दूसरा कुछ हद तक वैश्विक बाजारों में सुस्ती आने से हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो कभी स्लो डाउन हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। हम अर्थव्यवस्था को दो तरीके से देखते हैं। एक हम बोलते हैं स्टेबिलिटी इंडिकेटर, मतलब कितनी मजबूती है। तो उस मामले में अगर आप देखेंगे तो भारत काफी ठीक है। हमारी इन्फ्लेशन की दर विश्व के हिसाब से काफी ठीक है। अमेरिका में आप 9% इन्फ्लेशन देख रहे हैं, जबकि वहां नॉर्मली 2% होता है। तो मतलब 7% एक्सेस इन्फ्लेशन है कंपेयर टू नॉर्मल। भारत में आप देखेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन 5% के आसपास चलता है, अभी 7% है। तो बहुत ज्यादा नहीं है हमारी तकलीफें विश्व के कंपैरिजन में, और हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रेजिलियंस काफी अच्छी चल रही है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत की अर्थव्यवस्था के तरीके से हमें कुछ ज्यादा तकलीफ आनी चाहिए ग्रोथ के मोमेंटम में। हाँ, लेकिन यह है कि विश्व में जब अनिश्चितता का माहौल होता है, तो हमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है अपने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में या रुपी के लिए। उन सब तरीकों पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जैसा पहले भी सारे एक्सपर्ट्स ने बोला है, उन्होंने काफी तरीके से सोची समझी तरीके से उसको मैनेज किया है, और आज की रेट हाइक भी उसी तरीके से आगे का एक डायरेक्शन में मूवमेंट है। तो हमें नहीं लगता कि किसी को उस मामले में परेशानी की कोई ज्यादा वजह है। इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। और महेंद्र जी, क्या इस पे सोने पे सुहागा तब होगा जब महंगाई का आंकड़ा 5% या उससे नीचे आ जाएगा? कब तक होगा? देखिए, अभी तो आरबीआई का प्रोजेक्शन है कि अगले साल अप्रैल जून में इन्फ्लेशन 5% पे आ जाएगा। लेकिन हमारे देश में इन्फ्लेशन बहुत ही वोलाटाइल रहा है, और इन्फ्लेशन का एक काफ़ी लार्ज कंपोनेंट है फूड एंड फ्यूल, जो दोनों चीज़ों पे अभी वैश्विक स्तर पर काफ़ी इनस्टेबिलिटी है। वहाँ पर जैसे अभी राइस के बारे में मैंने लास्ट बार जब आपके शो पे आया तो बताया था, और आज आरबीआई पॉलिसी में भी राइस की सोइंग और उसके बाद उसके ग्लोबल प्राइस मूवमेंट पे भी कमेंट्स आए। सो काफ़ी अनसर्टेनिटी है, अभी काफ़ी कहना मुश्किल है कि इन्फ्लेशन कब तक नीचे आएगा या कितना नीचे आएगा।
बट ये बोल सकते हैं कि जो हमारा मैक्रो फंडामेंटल्स है कंट्री का, वो थोड़ा सा स्टेबल हो गया है। आपने देखा होगा जो लास्ट टाइम भी हमने बात किया था, शुगर कोटा आज गवर्नमेंट ने 1 या 1.5 लाख टन एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट के लिए अलाउ किया। सो इंटरनली हमारी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ग्लोबल एनवायरनमेंट में जो प्राइस मूवमेंट हो रही है वो काफ़ी थोड़ा सा रैंडम हो रहा है, और कभी भी कुछ भी जियोपॉलिटिकल मूवमेंट होके प्राइजेज ऊपर नीचे जा सकते हैं। हमने देखा कि लास्ट वीक में ऑयल प्राइजेज करीब करीब 17% नीचे आए, जो कि लास्ट 10-15 साल में हाईएस्ट 1 वीक मूवमेंट है। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि अगले वीक में वापस वो वैसे ही उसी अनुपात में ऊपर चले जाते। तो इस टाइप की जो वॉलेटिलिटी है, जहाँ पर आपके सेंट्रल बैंक्स भी बोल रहे हैं कि भाई डाटा डिपेंडेंट है और एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अगले 3 महीने में क्या होता है, काफी मुश्किल है। एक बेस लाइन जो इन्फ्लेशन का वो 5% के नीचे आता है, वो बहुत मुश्किल दिख रहा है। थोड़ा सा हमको वक्त देना पड़ेगा उसके पहले कि हम अंदाज लगा सके कि कितना नीचे आएगा। ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन अभी ऊपर की तरफ ही चलेगा कुछ 6 से 8 महीने तक। ओके गौतम, अब थोड़े से लोन पोर्टफोलियो की बात करते हैं और किस तरह से लोगों को अब अपना लोन लेते वक्त बारीकी से इस पर अध्ययन करना चाहिए। मौजूदा स्थिति में हम सब जानते हैं कि बैंक्स ने अब ये जो बढ़ोतरी है वो कंज्यूमर्स पर डालनी शुरू कर दी है। ठीक है, धीरे धीरे बैंक्स ने डिपॉजिट की दरें और कर्ज की दरें जो हैं वो बढ़ानी शुरू कर दी हैं। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आना अभी भी काफ़ी हद तक बाकी है, लेकिन इस दरमियान किसी को अगर बेहतर दरों पर लोन मिलता है तो क्या स्विच हो जाना चाहिए? कोई अगर लोन लेना चाहता है तो किस तरह से कंपैरिजन करे? तमाम तरह की वेबसाइट्स, प्लेटफॉर्म्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ एक थंब रूल जो आपको लेकर चलना चाहिए इन वेबसाइट्स पर भी जाकर जांच पड़ताल करने का, तो वो क्या होगा? तो देखिए, ऐसा है कि आप चेक तो कर सकते हैं, मगर वो हम सब क्या करते हैं, कुछ चीज खरीदने के पहले चेक करते हैं, बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं, और एक बारी खरीद ली तो उसके बाद उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते। और ये मैंने देखा है काफी इन्वेस्टर्स में, काफी लोगों में जो लोन लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं पहले सिलेक्ट करने के लिए कि किससे लोन ले, पूरे टर्म्स एंड कंडीशन सारे चेक करते हैं, और फिर उसके बाद आलस आ जाता है। तो ये होम लोन की बात या कार लोन की बात अगर देखें तो ट्रांसफर ऑफ लोन के कंडीशंस पढ़ने इंपॉर्टेंट है, प्रीमेच्योर क्लोजर के कंडीशंस पढ़ने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कल किसी और के पास जाना चाहें बेहतर रेट के लिए, तो वो आपके पास वो ट्रांसफर का कॉस्ट आपको कम पड़ना चाहिए, और उससे आपके लिए आसानी होती है कि आप निगोशिएट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग बैंक से कि आप भी मेरे रेट को इतनी जल्दी मत बढ़ाइए, ये जो रेट अभी चल रहा है उसी पे रहने दीजिए अगले 6 महीने 1 साल के लिए। तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत लगती है इसमें, तो ये 6 महीने में एक बारी अगर करेंगे तो अच्छा है। अभी के दौरान अगले 1-2 साल में ऐसे काफी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जहां पे पहले 3 या 5 साल के लिए लॉक इन रहता है रेट, तो वो भी ऑप्शन हम देख सकते हैं, जिससे वो रेट एकदम जल्दी से बढ़ ना जाए कि आपने आज लिया और पता चला कि 3 महीने 6 महीने के बाद आपका EMI 5-10% से ग्रो हो गया, तो बढ़ गया, तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये एक चेकलिस्ट आपके लिए। लेकिन सुरेश जी, अब हमें ये जानना है कि महंगाई को काबू में करने के लिए ठीक है ब्याजें तो बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को भी तो धीमा करेगी। क्या ग्रोथ में धीमापन हम फिलहाल मौजूदा स्तर में थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं? ये हमारे लिए क्या सही होगा? तो ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि अगर ब्याज की दरें बढ़ती है तो उसका इफेक्ट निगेटिव होता है ग्रोथ पर, क्योंकि कंज्यूमर हो या इंडस्ट्री हो जो कैपिटल माल एक्सपेंडिचर करना चाहती है, दोनों के लिए लोन महंगा हो जाता है, इसलिए शायद कुछ कंज्यूमर बोरो नहीं करें। लेकिन आप देखेंगे आज की मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 बेसिस पॉइंट ब्याज की दर बढ़ाई है, लेकिन उन्होंने अभी भी ग्रोथ का प्रोजेक्शन सेम रखा है। तो नियर टर्म में कभी कभी थोड़ा फर्क पड़ता है ब्याज की दर बढ़ाने से ग्रोथ पर, लेकिन ओवरऑल आप अगर देखेंगे मीडियम टर्म में, तो बढ़ती हुई इकोनॉमी में ब्याज की दर, इकोनॉमी टेक्स इन इट्स स्ट्राइड, तो उसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। अगर
बिजनेस अच्छा है तो इंडस्ट्रियलिस्ट 7% पे भी बोरो करेगा और 9% पे भी बोरो करेगा, और अगर बिजनेस खराब है तो 2% नीचे भी बोरो नहीं करेगा। तो आप देखेंगे तो पुराने साइकिल्स के अंदर, इकोनॉमिक साइकिल के अंदर में हाई इंटरेस्ट रेट और हाई ग्रोथ को एग्जिस्ट करी है। तो इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि 50 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ाने से कोई इकोनॉमी धीमी हो जाएगी। महेंद्र जी, बॉन्ड यील्ड्स की चाल में थोड़ा सा सन्नाटा है, ये किस तरह से समझा जाए? आने वाले वक्त में बढ़ने की गुंजाइश है या आपको लगता है कि अब यहाँ पर ये सीमित दायरे में ही घूमेंगी? देखिए, आज के पॉलिसी रेट में हाइक के बाद भी जो टर्मिनल रेट है उसका एस्टिमेट मार्केट का या एनालिस्ट का अभी भी कहीं ना कहीं 6 से 6.5 के बीच में है। अच्छा। और यदि 6 से 6.5 टर्मिनल रेट हो, क्योंकि मार्केट आज यही बात कर रहा है कि आरबीआई ने जो रेट हाइक उसका फ्रंट लोडिंग किया है ताकि इन्फ्लेशन को जल्दी से जल्दी नीचे लाया जा सके, और जो ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह से बाकी मेजर सेंट्रल बैंक्स मूव हो रहे हैं उनके साथ हम लाइन में रहे। लेकिन जो टर्मिनल रेपो रेट है वो 6 से 6.5 का जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट का, वो आज भी बरकरार है, और उस 6% या 6.5% के रेंज के रेपो रेट को लेके 10 ईयर जो यील्ड है वो 7.5 पे एंकर होती है। तो वो एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं हुआ है। अब पॉलिसी के पहले मार्केट में थोड़ा कुछ ज्यादा होप आ गया था, कुछ सोर्स कमेंट्स भी थे कि शायद इस पॉलिसी के बाद आरबीआई पॉज मोड में चला जाए, तो उसको लेके मार्केट थोड़ा सा ओवर हीटेड हो गया था और थोड़ा सा एक्सेस जोन में चला गया, तो ओवरशूट हो गया था, तो 7-10 तक 10 ईयर यील्ड आ गई थी। आज पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद उसमें करेक्शन हुआ और 10 ईयर यील्ड मेरे ख्याल से करीब करीब 730 के आसपास बंद हुई। आज की इंफॉर्मेशन के बाद भी मार्केट 10 ईयर यील्ड 730 पे खड़ा है। सामने हमारे थोड़ा सप्लाई प्रेशर रहेगा सेकेंड हाफ में। मार्केट में जब 14% क्रेडिट ग्रोथ हो रही है और बैंक्स को डिपॉजिट रेट बढ़ाने हैं, तो शायद उनका बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड में थोड़ा कम होगा, तो सप्लाई प्रेशर आएगा। लेकिन ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि 7.5 अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है 10 ईयर यील्ड के लिए, और मुझे लगता है कि फिलहाल अगले 2-3 महीने तक 10 ईयर यील्ड शायद 7.5 के आसपास रेंज बाउंड रहे। जहां तक पॉलिसी हाइक रेट हाइक का सवाल है, और उसके अलावा जो आरबीआई ने विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन के बारे में भी कमेंट किया, उसका इम्पैक्ट मनी मार्केट रेट्स पे और शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा पड़ेगा। वहाँ पर रेट्स ऑलरेडी हमने देखा लास्ट 15 दिन में काफ़ी स्ट्रांगली स्पाइक अप हुए, और वहाँ पर और हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म रेट्स ऊपर जाएंगे। तो आगे जाके जब तक पॉलिसी हाइक जो मोमेंटम है वो जब जाकर पीक होगा, वहाँ पर जाकर यील्ड कर्व थोड़ा सा और फ्लैट हो जाएगा। तो नेट शॉर्ट टर्म रेट्स अभी और ऊपर जाने चाहिए। लॉन्ग टर्म रेट अभी 7.5 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और हमको आगे जाके देखना है कि वो रेजिस्टेंस मार्केट सस्टेन कर पाता है कि नहीं। तो ऐसे में गौतम, क्योंकि हमारे देश में फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने वालों की संख्या अभी भी डेट म्यूचुअल फंड्स की तुलना में अगर देखा जाए तो ज़्यादा है ना? तो समय का इंतज़ार करना चाहिए कि और रेट बढ़ेंगे तब लॉकिंग करें, या जो फिलहाल आपको मिल रहा है रेट उसमें फिक्स्ड डिपॉजिट कर लेना चाहिए? क्या समय आ गया है कि इसको कंसिडर करें? जी, अगर आप 1 साल का फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर आप 10 साल के लिए सोच रहे हैं तो शायद थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। वो 10, 20, 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकते हैं, वो देख सकते हैं। मगर अगर शॉर्ट टर्म के लिए फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो आई थिंक उतना वेट करने की जरूरत नहीं है। एक और तरीका है जहां पे अगर आपको 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट करना है तो आप 20-20, 50-50 हजार करके ऐसे टुकड़े करके आप कर सकते हैं। सुरेश जी, थोड़ा सा अब मौजूदा बदलाव जो बाजार में हम देख रहे हैं कि एफआईआईज ने एक बार फिर से जोरदार एंट्री कर ली है, यहाँ पर अब तमाम जो फैक्टर्स हैं जो रुपए की कमजोरी में स्थिरता ला सकते हैं, उन्हें आप कितना लॉन्ग लास्टिंग देख रहे हैं? तो देखिए, भारत की रिजर्व पोजीशन जो है वो काफी मजबूत है। हमारे पास $570 बिलियन के रिजर्व अभी भी हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा तो पिछले हफ्ते में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफा हुआ है। $3-4 बिलियन हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े हैं, जो कि पहले पिछले 6 महीनों से कम हो रहे थे। फॉरेन इन्वेस्टर्स एट द मार्जिन इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी ओवरऑल सेलिंग जो थी बीच में वो करीब $5 बिलियन करीब हर महीने की थी। तो आपके पास में ऑयल
की प्राइस बढ़ने से और फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग की वजह से हमारे ऊपर फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर थोड़ा प्रेशर आ रहा था। बट ओवरऑल फॉरेनर्स का अगर वो न्यूट्रल स्टैंड होके या फिर थोड़ी सी बाइंग होती है तो डेफिनेटली एट द मार्जिन ये हेल्प करता है। लेकिन उसके अलावा भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मोर देन एडिक्वेट है, $570 बिलियन। इनफैक्ट अभी कुछ आप देखेंगे तो थोड़े दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर से पूछा गया था, तो उन्होंने ये कहा कि यू बाय एन अम्ब्रेला टू यूज इट ऑन अ रेनी डे। तो इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसी हिसाब से एक्यूमुलेट किए थे ताकि जरूरत के वक्त पर, जबकि हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट है या फॉरेन विड्रॉल है, उसको यूज किया जा सके, जो कि उन्होंने पिछले कुछ महीनों में किया है। तो रुपए की जहां तक बात है, रुपया हमारा in fact is one of the best performing currencies in the last 1 year. So relative to आप अगर यूरो देखें, relative to आप अगर येन देखें या कई और बाकी मेजर करेंसीज के सामने देखें, इवन चाइना के सामने देखें, तो इंडियन रुपया उनके मुकाबले मजबूत रहा है। ये हमको इसलिए लगता है कि हम डॉलर के खिलाफ कंपैरिजन करते हैं हमेशा रुपए का, इसलिए, बट डॉलर के खिलाफ बाकी की करेंसी ज्यादा गिरी है कंपेयर टू रुपये। तो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। और अगर एट द मार्जिन जो प्रेशर्स थे फॉरेन इन्वेस्टर्स विड्रॉल के, वो अगर मॉडरेट हो रहे हैं और ऑयल प्राइसेस जैसे एक लेवल पर जाकर स्टेबल या मॉडरेट हो रही है, तो ये दोनों चीजें हमारे लिए अच्छी है। चलिए, काफ़ी बारीकी से आप तीनों ने मिलकर आज की पॉलिसी को समझाया दर्शकों को, न सिर्फ इक्विटी बाजार बल्कि डेट मार्केट और ओवरऑल महंगाई को लेकर किस तरह से अब बदलाव आने की संभावना है और कैसे निवेशक को इन तमाम बिंदुओं को समझकर अपनी रणनीति बनानी चाहिए। इस पर बारीकी से समझाइश देने के लिए महेंद्र जी आपका, सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम, आप हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि दर्शकों के सवाल लेने का, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने का समय आ गया है। लेकिन इसी बीच मुझे रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हमारे साथ गौतम कालिया बने हुए हैं जो दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे लाइव। बने रहे मेरे साथ।